बढ़ती रहेगी मेहनत जब तक मुकाम ना पाऊंगा, रुकने का सवाल ही नहीं जब तक जीत ना जाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम उमंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो प्रतिभा संपन्न युवा से मुलाकात पर आधारित है और आज हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है एक प्रतिभा संपन्न युवा। तो आइए मिलते हैं पीयूष शर्मा से। पीयूष, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि हमारा जो आज का विषय है प्रतिभा संपन्न युवा से मुलाकात है और आपकी भी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले मुझे आप बताएं कि आप कहाँ से हैं और अभी आप रिसेंटली क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा नाम पीयूष शर्मा है और मैं अभी 17 साल का हूँ और मैं रोडू क्षेत्र के एक छोटे से गांव गुम्मा से बिलोंग करता हूँ और अभी प्रेजेंटली मेरी 12th के रिज़ल्ट आ गए और मेरी 12th हो चुकी है और मैं अभी BA ऑनर्स कर रहा हूँ। मेरे सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैं अभी BA सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली से कर रहा हूँ। और हाँ जी, तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जो पीयूष शर्मा है वो +2 में आपने आर्ट्स में टॉप किया है अपने स्कूल से, तो बताइए उसके पीछे कि क्या कौन सा सब्जेक्ट आपके पास था और आपने +2 में कितने मार्क्स लिए। हाँ जी मैम, मेरे +2 में मैम 440 मार्क्स थे आउट ऑफ 500 और मेरे जो सब्जेक्ट्स थे मेनली इकोनॉमिक्स था, हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था, फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश था। तो इन सब सब्जेक्ट्स में मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे और इन सब सब्जेक्ट्स से मैंने अपनी +2 का एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट लिया। जी, मतलब आपने टॉप किया है अपने स्कूल में और ये एक बहुत ही अच्छी और हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी बात है। जी, तो अभी आपने BA में एडमिशन ले लिया है। जी, तो आप अगर कितने नंबर से आपने पास किया है अपना +2 जो आपने बताया। हाँ जी मैम, मैंने 440 मार्क्स लिए थे आउट ऑफ 500। हाँ जी, तो इतने मार्क्स से मैंने अपने +2 का रिजल्ट पास किया था। तो कैसे समय निकालते हैं आप पढ़ने के लिए कि आपने टॉप कर लिया और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है कि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने का आपका मन भी करता है। और जी मैम एक्चुअली पास तो मैम वैसे अब स्टडीज़ तो आपको अपनी कंटिन्यू रखनी होती है, तो फिर वैसे एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स में भी एथलेटिक्स में भी बहुत प्रेफर करता हूँ और मैं खुद भी एक वॉलीबॉल प्लेयर रह चुका हूँ। अभी भी प्रेजेंटली मैं वॉलीबॉल प्लेयर ही हूँ और अपना प्रशिक्षण वॉलीबॉल का इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर से ले रहा हूँ, जो कि मिस्टर सतीश शर्मा के अंडर ले रहा हूँ मैं अपना कोचिंग। और मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट्स तो क्या, वैसे आपको +2 में अगर अच्छे मार्क्स भी लेने और एक्सेल करना है आगे तो सब्जेक्ट्स तो सब मैटर करते हैं। वैसे मेनली मैं इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में ज़्यादा प्रेफर करता था क्योंकि मुझे खुद भी हिस्ट्री तो मेरी साइड बहुत अच्छी रही और हिस्ट्री से मुझे सपोर्ट भी काफ़ी मिला और जो था एक्सटर्नल सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा। मेरे टीचर्स का सपोर्ट हर एक सब्जेक्ट में बल्कि अच्छा ही था और मेरा हिस्ट्री में ज़्यादा रुझान रहा, इसलिए मैंने अभी कॉलेज में भी BA ऑनर्स के लिए हिस्ट्री में प्रेफरेंस रखी थी। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने इसलिए रखा क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मेरी जो +2 में थी तो वहाँ से मेरी थोड़ी रुचि जो पॉलिटिकल साइंस की तरफ ज़्यादा रही, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अप टू पॉलिटिकल साइंस ही है, तो मैंने उसके लिए ऑप्ट किया। जी, आपने कहा आप स्पोर्ट्स में भी आपको पसंद है और स्पोर्ट्स में आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं। मैं वॉलीबॉल प्लेयर खेलते हैं। ठीक है, तो आप स्पोर्ट्स के लिए कहीं एकेडमी ज्वाइन करी है या आप स्कूल से ही जाते हैं गेम्स में। हाँ जी मैम, वैसे तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया मैं रोडू से बिलोंग करता हूँ, तो रोडू खुद में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स हब है। बिल्कुल। तो फिर जैसे स्कूल लेवल पे भी मैं रोडू में काफ़ी टूर्नामेंट्स होते थे, तो स्कूल लेवल से भी मैंने वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया था, जूनियर लेवल से किया था और फिर करते करते फिर मैं हायर एजुकेशन के लिए शिमला आ गया था। फिर उसके बाद तो यहाँ पे शिमला में भी मैंने पहले 2 साल मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि स्पोर्ट्स में भी आगे यहाँ पे स्कूल्स में अगर ज़्यादा करियर होगा हो ना हो। तो फिर मुझे 2 साल बाद फिर इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर में मुझे प्रशिक्षण लेने का मौका मिला। फिर मैंने राज्य खेल परिसर में वॉलीबॉल की ट्रेनिंग शुरू की और फिर वहाँ से अपना वॉलीबॉल का करियर भी चालू रखा। जी, मतलब आप वहीं से अभी अपनी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं और साथ ही में आप स्कूल से भी जो है टूर्नामेंट्स में जाते होंगे। जी, और कौन सी अदर गेम आपको पसंद है। एक तो आपने बताया वॉलीबॉल आपको पसंद है, और कौन सी। हाँ जी मैम, वॉलीबॉल तो जैसे रही मेरी पहले से ही रुचि वॉलीबॉल में रही और इसी की सिमिलर गेम जैसे बैडमिंटन हो गई, उसमें भी मैंने काफ़ी ट्राई भी किए और मैं खुद भी काफ़ी खेला और बाकी घर पे तो जैसे मैक्सिमम खेलते हैं। तो बैडमिंटन में भी मेरा ज़्यादा रुझान था, बट मेनली मैंने प्रेफर किया वॉलीबॉल को क्योंकि हमारे जो एरिया है, हमारे रीजन से बहुत बड़े बड़े वॉलीबॉल प्लेयर निकले जो कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी रहे, बल्कि
कहीं तो कैप्टन भी रह चुके हमारी इंडिया टीम के, तो ऐसे ऐसे तो फिर इनसे इन्फ्लुएंस होके ज़्यादा फिर मेरा वॉलीबॉल की तरफ रहा। और मेरी फैमिली से बाकी और कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था। तो मैंने कुछ सोचा कि कुछ हट के करते हैं, तो फिर मैंने स्पोर्ट्स में भी अपना जो है थोड़ा उसको प्रोफेशनली लेना किया, क्योंकि खेल तो जैसे चलता ही रहता है, तो उसको अगर प्रोफेशनल लेवल पे लेना है तो फिर मैंने उसको प्रोफेशनली शुरू कर दिया। जी, फैमिली की आपने यहाँ पर बात की, तो कौन कौन है आपकी फैमिली में? वैसे मेरी जॉइंट फैमिली है, दादू दादी है फैमिली में, और मेरे ताऊ जी है, ताई जी है, और मेरे 2 कज़न्स है, एक कज़न ब्रदर है और एक कज़न सिस्टर जो मेरे से छोटी है। और फिर जो घर में छोटे हैं वो मेरे मम्मी पापा है, और उनका मैं एक चाइल्ड आगे जो मैं हूँ, और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स का। हाँ जी। तो जॉइंट फैमिली आपने बताया कि जॉइंट फैमिली आपकी है, तो जॉइंट फैमिली में बहुत बार देखते हैं हर अलग अलग पर्सन होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप बताइए अपनी फैमिली के बारे में। दादाजी आपके हैं, आपकी दादी जी है, आपके मदर फादर, सब बताइए क्या क्या कुछ सीखने को मिलता है अलग अलग लोगों से? मैम सीखने को तो देखो जिसमें ज़ील होगी वो सीखेगा, और वो सीखने को भी ऑब्वियसली आपको फैमिली में हो और वो भी जॉइंट फैमिली में आपको सीखने का तो बिल्कुल मिलता है। हाँ जी, बहुत कुछ मिलता है। तो जैसे कि अब दादू दादी का एक्सपीरियंस होता है, इतनी ओल्ड एज है, उनको पता है क्या नहीं है, बल्कि पेरेंट्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको ऑब्वियसली उन्होंने लाइफ हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा देखी है। हाँ जी, ज़्यादा देखी। तो फिर उनसे तो अब एक्सपीरियंस के बारे में, अब लाइफ कैसे जियो, कैसे आगे आप कैरी आउट करो। फिर थोड़ा अब जैसे अब मॉडर्नाइजेशन, तो फैमिली में अब दादू दादी भले ही उतने मॉडर्न ना हो, तो पेरेंट्स आपके थोड़े मॉडर्न होते हैं। तो फिर सोसाइटी में क्या मॉडर्नाइजेशन है, कैसे आपको सोसाइटी में कैरी आउट करना है, अपने पर्सनैलिटी को हो गया, चाहे आपका बिहेवियर हो गया, चाहे आपकी हैबिट्स हो गई, फिर उस पर फैमिली से बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली वो मेहनती तो होंगे। तो उनसे सबसे बड़ा जो एक फैक्टर होता है वो मेहनत का होता है, जो सीखने को मिलता है एक बच्चे को अपने घर पे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि दादू दादी डेफिनेटली उनके पास और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आपकी दिनचर्या की हम बात करें, क्योंकि दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पर्सन की। आप स्पोर्ट्स में बहुत आगे जा रहे हैं, साथ ही में आप बता रहे हैं कि आपने टॉप भी किया है, जो कि आप +2 में आपने बहुत अच्छे नंबर से टॉप किया है। तो दिनचर्या की आप बताएं कि बहुत बार हम सुनते हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि हम स्पोर्ट्स में भी हैं, पढ़ाई में भी हैं, तो हम कैसे मैनेज करें दोनों चीज़ों को? आप बताइए अपनी दिनचर्या। मैम एक्चुअली देखो, जब आप स्पोर्ट्स और स्टडीज़ दोनों कंटिन्यू रखते हैं तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो आपको अफेक्ट करता है, वो फॉर श्योर है, वो होगा ही। बट आपको फिर वो आपकी जो है साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, आप उसको किस तरह से कैरी आउट करते हैं अपनी लाइफ में। तो जैसे कि आपने मेरी दिनचर्या पूछी, तो मेरी सुबह जो है ट्रेनिंग होती है इंदिरा गांधी कॉम्प्लेक्स में 6 बजे से जी। तो सुबह 5:30 बजे मुझे उठना होता है, फ्रेश होके अपना जो भी प्री वर्कआउट मील वगैरह हो गया आपका, वो लेके फिर हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, और 2-2.5 घंटे हमारी ट्रेनिंग होती है मैक्सिमम। और फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे कॉम्प्लेक्स गए हैं, तो थोड़ा फ्रेंड्स से मिलजुल के गप्पे शप्पे मार के फिर हम वापस घर को आते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर ब्रेकफास्ट के बाद कॉलेज जब स्टार्ट हो गए जैसे कि, तो कॉलेज को जाना होता है, फिर कॉलेज में अपना जो रेगुलर क्लासेस है उसको अटेंड करके, और अगर कॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चल रही है उसको देख के अटेंड करके परख के, और स्पोर्ट्स होंगे तो उसमें भी ऑब्वियसली आपको देखना ही होगा। तो उन सब को जो है सारे जो कॉलेज डेज़ की जो लाइफस्टाइल होती है उसको पूरा प्रॉपर फॉलो करके, फिर उसके बाद थोड़ा कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, फिर उनके साथ थोड़ा हैंग आउट करेंगे, फिर घूमेंगे फिरेंगे, फिर एट दी एंड एटलीस्ट 5 to 6 PM के बीच घर पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद अब घर आके फिर फ्रेश होते हैं, कभी भूख लगी होती है ऑब्वियसली, लंच करना तो बहुत ज़रूरी, तो फिर कभी कुछ ऐसे ही खा पी लिया, थोड़ा कुछ ऐसे ही जैसे होते घर पे स्नैक्स वगैरह हो गए वैसे करके। और फिर उसके बाद जब टाइम बचता है 7 o'clock के बाद, तो थोड़ा फिर अपनी स्टडीज़ पे भी आपको फोकस करना होता है, तो फिर 2-2.5 घंटे फिर आप स्टडीज़ करो, फिर उसके बाद 9-30 PM आप डिनर कर लो। फिर उसके बाद अब स्टूडेंट लाइफ है तो उसमें सोशल मीडिया तो होता ही है, फिर आप सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ज़्यादा यूज़ होता है, तो सोशल मीडिया पे आप बहुत भी एक्टिव रहते हैं, इनफैक्ट मैं खुद भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो फिर कितने घंटे फिर सोशल मीडिया पे टाइम निकल जाता है, फिर एटलीस्ट 10-10:30 और मैक्सिमम 11 फिर सो जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे वही रूटीन दोबारा शुरू हो जाता है।
मेरे जहन में अभी 2 सवाल अभी आ रहे हैं। एक तो आपने बताया फ्रेंड्स के साथ आप हैंग आउट करते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, और दोस्त जो है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। और दूसरी आपने बताया कि खाने पीने का जो रहता है, तो डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स पर्सन भी है, साथ ही में ये एक अच्छे स्टूडेंट भी हैं, और डाइट का तो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। यदि आप अच्छा खाना खाएंगे तभी आप जीवन में बहुत अच्छे और काम भी कर पाएंगे, साथ में फोकस कर पाएंगे अपने स्पोर्ट्स पर। जी, तो सबसे पहले हम लेते हैं कि आपने फ्रेंड्स की बात की, आपने कहा कि हैंग आउट भी करते हैं, फ्रेंड्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह के फ्रेंड्स हैं आपके? बहुत बार हम देखते हैं, सवाल ये है कि बहुत बार हम देखते हैं कि बैड कंपनीज होती हैं, कई बार कहते हैं कि इसके साथ नहीं रहना, इसके साथ रहना है। और जिस तरह से हमारे देश की, प्रदेश की बात करें, थोड़ा सा युवा जो है नशे की ओर भी जा रहा है। तो इस जो आपकी उम्र है इस वक्त, तो किस तरह से फ्रेंड्स चूज करने चाहिए, या अगर फ्रेंड ऐसा कुछ गलत काम कर भी रहा है तो कैसे आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं, साथ ही में उसको भी ठीक कर सकते हैं? तो मैम, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, आपका फ्रेंड सर्कल भी स्पोर्ट्स रिलेटेड ही होगा। बिल्कुल। और अब आज ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि स्पोर्ट्समैन कोई नशे करता होगा, ये तो फॉर श्योर है। तो आपका ऐसा रहता है कि अब मेरा स्पोर्ट्स सर्कल है जी। और मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स स्पोर्ट्स के ही थ्रू बने हैं, तो हमारे में ऐसा रहता है कि नशे की तो कोई बात है नहीं, अगर होता वैसे कोई नहीं है स्पोर्ट्स पर्सन। तो हमारा ऐसा रहता है कि कोई अगर बाय चांस कोई भूला भटका कोई गलत काम कर भी दे, तो फिर उसका ये मतलब नहीं बनता आप अपने फ्रेंड्स को छोड़ दो, क्योंकि ऐसा है फ्रेंड्स, अब आपका फ्रेंड है, आपको अगर वो गलत टाइम पे सपोर्ट कर रहा है तो आपको उसकी गलत टाइम पे भी सपोर्ट करना होगा। भले ही आप उसके अच्छे टाइम पे ना रहो, बुरे टाइम पे तो आपको साथ रहना चाहिए उसके। तो अब अगर कोई फ्रेंड बाय एनी चांस कुछ गलत काम करे, कुछ गलत सब्सटेंस ले, जैसे कि आपने कहा नशे की तरफ बहुत बढ़ते जा रहे हैं, वो हो भी रहा है। और इसमें जो है उन यूथ का भी हाथ है जो कुछ कर नहीं रहे, फिर उनको ये सब सोचता है। तो एक तो होता है आप खुद को जितना बिजी रख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिजी रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना भी आप बिजी रहते हैं तो इन सब चीजों से आप दूर रहते हैं। तो जितना बिजी रहेंगे उतना इन चीजों से तो ऑब्वियसली दूर रहते ही आप। और फिर जो फ्रेंड सर्कल में फिर ऐसा है, अगर कोई करेगा भी तो उसको आप अच्छे रास्ते पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर ये काम गलत है तो आप उसको टोक सकते हैं कि ये काम ना करें आप, अगर ऐसा होगा तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। बिल्कुल, ये नहीं कि आप भी वो करने लग जाए। हाँ जी, अगर हम करेंगे फिर तो उसका कोई औचित्य रहता नहीं है, क्योंकि फिर वो फ्रेंड सर्कल और भी फ्रेंड सर्कल्स खराब हो जाता है, फिर उसका कोई वैसे मतलब बनता नहीं है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड अगर कोई गलत काम कर भी रहा है बाय एनी चांस, तो आप उसको समझाओ कि ऐसा ना करें आप। और अब ये तो कर्तव्य है ना एक फ्रेंड का कि आप उसको हर टाइम सपोर्ट करो। हाँ, गलत टाइम पे भले ही मत सपोर्ट करो उसको, कि अगर आपका फ्रेंड गलत है फिर भी आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, वो फिर उस एंगल से आप भी गलत हो। बट अगर आपका फ्रेंड कोई अब ऐसी चीज़ों में पड़ जाए तो फिर आपको उसका थोड़ा सपोर्ट तो नहीं कह सकते, उसकी हेल्प करनी चाहिए ऐसे टाइम, बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो जो गलत काम कर रहे हैं उससे बाहर निकलने में आपका फ्रेंड ही उसकी मदद कर सकता है, ये नहीं कि आप भी उसके साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बोली पीयूष। अब हम चलते हैं डाइट की ओर। आपने डाइट की भी, खाने पीने की भी बात की थी, और आप स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं तो खाने पीने का ध्यान आपको और ज़्यादा रखना होता है। तो किस तरह से, क्योंकि हम देखते हैं कि जंक फूड की तरफ ज़्यादा, युवा तो जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाता है और पैक्ड फूड हमें ज़्यादा पसंद होता है, मोस्टली ऐसा देखा जाता है। तो आप बताइए किस तरह आप अपने आप को, अपनी क्रेविंग को रोकते हैं और साथ ही में अपने डाइट का भी अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं? मैम, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको डाइट तो अच्छी रखनी है। अगर आप फिट नहीं है, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो फिर ना आप स्पोर्ट्स खेल पाओगे, ना उसमें फिर आगे कुछ एक्सेल कर पाओगे। तो डाइट तो अब आप अगर स्पोर्ट्स नहीं भी खेलते तो फिर भी एक नॉर्मल आदमी को डाइट बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसे कि आप जंक फूड बोल रहे हैं, अब हमारी एज, जंक फूड की क्रेविंग सबको होती है, हमारे को भी होती है, इनफैक्ट स्पोर्ट्स पर्सन को भी होती है। तो कभी बाय एनी चांस हफ्ता या कभी मंथ में अगर एक आध बार, चलो उसको तो आप कर भी सकते हैं, किसी तरह से उसको कवर अप कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करके कवर अप कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी डाइट लेके कवर अप कर सकते हैं। लेकिन ये जो पैक्ड फूड है, रोज़ अगर कोई जंक फूड खाए, इससे कहीं ज़्यादा बीमारियां भी है, जैसे ओबेसिटी हो गई। आज लोगों को मोटापा इतना है कि वो कभी पतले हो ही नहीं सकते। तो इस एंगल से वैसे डाइट फिर स्पोर्ट्स पर्सन में अब आप ज़्यादा बेटर है कि वेज, जैसे अगर आप डाइट फॉलो करते हैं तो स्प्राउट्स है आपके पास, वैसे बहुत हेल्दी चीज़ है। वेजिटेरियन आप कौन सी डाइट लेते हैं? आप क्या? मैं वेजिटेरियन डाइट लेता हूँ। हाँ जी, तो उसमें ज़्यादातर हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन रहता है और स्प्राउट्स होते हैं। और अब नेचर में आपके पास इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि आप इससे नहीं फल फूल पा रहे हो। उसमें तो वैसे कोई होता नहीं है, तो डाइट तो कंटिन्यू रहेगी।
और डाइट के साथ साथ आपको जो है थोड़ा फिर वो जंक फूड वाली क्रेविंग को उसको तो कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। वंस इन अ वाइल ठीक है कि थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, पर ये नहीं कि आप आदत उसको अपनी बना दो, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो है वो हमारे आहार से ही होती है। अगर आपका डाइट ठीक नहीं तो फिर बहुत सारी बीमारियां हमें घेर देती हैं। जी, अब आपके स्कूल पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं जहाँ से आप टॉपर बने हैं। तो कौन सा आपका वो स्कूल है? और लालपानी, आई थिंक आपने लालपानी से +2 करी है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। मैंने लालपानी जो है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल जो है लालपानी जी, उसको मैंने वहाँ पे एडमिशन ली थी मैंने +1 क्लास में। एक्चुअली इस स्कूल की हिस्ट्री 1860 में इसकी डेवलपमेंट हुई थी, ये बना था स्कूल। ये मेनली स्कूल इंडियंस के लिए बना था क्योंकि उस टाइम आपको पता है ब्रिटिश रूल था, तो उस टाइम जितने कॉन्वेंट स्कूल्स थे वो तो एक्चुअली ब्रिटिशर्स के लिए ही बने थे, और जो ये स्कूल था ये भी बना वैसे इंडियंस के लिए था, और इसमें इंडियंस ने भी काफ़ी एक्सेल किया इस स्कूल से। तो मेरा सफ़र इस स्कूल में +1 क्लास से शुरू हुआ था जी। और मुझे इनफैक्ट +1 क्लास में ही इतने अच्छे जो है मेरे को टीचर्स मिले, इतना अच्छा मेरे को प्रशिक्षण मिला कि स्पोर्ट्स में भी कोई टीचर मतलब किसी ने ये नहीं बोला कि आप सिर्फ पढ़ाई करो स्पोर्ट्स को रहने दो। बिल्कुल। कोई टीचर ऐसे नहीं थे कि आप स्पोर्ट्स रखो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो। कहीं होता है कि पढ़ाई नहीं कर पाते, ज़्यादा टाइम स्पोर्ट्स में ही ज़्यादा टाइम स्पोर्ट्स में रहता है। क्योंकि मेरे टीचर्स इनफैक्ट मेरे कोच भी मुझे यही बोलते हैं कि आपके स्पोर्ट्स खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप पढ़े लिखे ना हो। बिल्कुल। क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में पढ़ाई लिखाई तो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी फिटनेस, आपके स्पोर्ट्स। क्योंकि उनका भी तभी फ़ायदा होगा जब आप खेल के भी तभी फ़ायदा है जब आगे आप कहीं पे जॉब के लिए एक्सेल करें, जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, फिर जाके फ़ायदा है स्पोर्ट्स का भी। नहीं तो अगर तो पढ़ाई नहीं है फिर तो स्पोर्ट्स का भी कोई फ़ायदा नहीं रहता। नॉलेज भी तो होनी चाहिए उससे। हाँ जी, नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए। हाँ जी। और हमारे तो फिर जैसे लालपानी स्कूल में फिर एक ऐसा होता था क्योंकि शिमला में कॉन्वेंट स्कूल्स में स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं था। एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है कॉन्वेंट स्कूल जो शिमला के हैं, बट जो लालपानी स्कूल था उसमें एजुकेशन तो बहुत अच्छी है ही, बट स्पोर्ट्स में भी उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स है। और लास्ट ईयर भी हमारे जो स्पोर्ट्स रहे थे उसमें लालपानी ने बहुत अच्छा एक्सेल किया था। नॉट इवन स्पोर्ट्स की कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी और एकेडमिक्स में भी, तो उसमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है लालपानी स्कूल का, तो वो बाय साथ साथ में चलता रहता है वो। तो जैसे पीयूष आपने बताया आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आप वॉलीबॉल खेलते हैं, साथ ही में आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, अदर कौन सी एक्टिविटी है जो आपको और ज़्यादा पसंद है? वैसे तो मुझे स्पोर्ट्स तो है ही है पसंद, पढ़ाई भी साथ साथ में चलती रहती है। मुझे ज़्यादातर पसंद है कुकिंग, और डांसिंग भी मुझे काफ़ी पसंद। इनफैक्ट डांसिंग में भी मैंने काफ़ी लेवल्स पे परफॉर्म किया है, और कुकिंग तो इनफैक्ट आई लव कुकिंग, क्योंकि आपको पता है स्पोर्ट्स खेल रहे हैं साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, डाइट दोनों चीज़ के लिए चाहिए आपको, पढ़ाई के लिए भी तो स्पोर्ट्स के लिए भी। तो फिर जितना खुद बनाओ, खुद ना अपना हैंडमेड होगा उतना ज़्यादा बेटर लगता है आपको डाइट लेने में, तो फिर मैं खुद ही प्रेफर करता हूँ अपना खाना। बहुत ही अच्छी बात है, और इतनी सी उम्र में खाना भी खाना है, अच्छा स्टूडेंट भी बनना है, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी बनना है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे आपके गुरु की, क्योंकि जब गुरु अच्छा होता है तो आप बहुत कुछ जीवन में और अच्छे से कर पाते हैं। वैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे पहले गुरु तो होते ही हैं। ऐसी आपके लाइफ में कोई ऐसे टीचर्स जिन्होंने हमेशा आपको मोटिवेट किया है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर के लिए आपको हमेशा हाथ पकड़ के कहते हैं ना कि जब आपको ज़रूरत लगे, आपको लगे कि नहीं वो टीचर से बात करूँगा तो फिर मेरा हो जाएगा, मतलब मैं शांत हो जाऊँगा, ऐसा कुछ? तो मैम ऐसा है, टीचर्स का एक तो ये तो है, टीचर्स आपको सपोर्ट करती हैं। टीचर्स और पेरेंट्स की बात वो आपके हमेशा भले के लिए बोलते हैं, गलत काम के लिए तो आपको बोलेंगे नहीं, ये ना आपको गलत चीज़ों में लगाएंगे। तो जैसा कि आपने बोला, एक स्टूडेंट की, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में फर्स्ट टीचर उनके पेरेंट्स है, जिसने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सोसाइटी में रहना सिखाया, हैबिट सिखाई। फिर उसके बाद हमारे जो टीचर्स हैं, जो स्कूल्स में टीचर्स हैं, हमारे को एजुकेट करते हैं इस चीज़ के बारे में कि आपकी सोसाइटी कैसे वर्क करती है, आपको क्या आप अपनी सोसाइटी में करना चाहिए एक अच्छे हेल्दी लाइफ जीने के लिए, हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए। उसके लिए आपको टीचर्स आपके मोटिवेट करते हैं। तो हमारे वैसे टीचर्स, पहला श्रेय तो जाता है मेरे पेरेंट्स को टीचिंग के मामले में, और दूसरा श्रेय मैं अपना देना चाहूँगा जो मेरे वॉलीबॉल के कोच है मिस्टर सतीश शर्मा सर, उनका बहुत ही सपोर्ट रहा मुझे, और मतलब जितने, नॉट इवन मुझे, जितने भी स्टूडेंट्स उनके पास आते हैं सबको बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। उन्होंने मतलब एक ही बात सिखाई कि अच्छा ऐसा है कि आप जॉब में भी लग जाओ, किसी बड़ी पोस्ट में भी लग जाओ,
अगर आप अच्छे आदमी नहीं हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत तो अच्छी बात। अगर आप कुछ बनो भी नहीं, अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो एटलीस्ट आप एक हेल्दी सोसाइटी में तो रह रहे, हेल्दी सोसाइटी बिल्कुल। क्रिएट तो कर रहे हैं आप एटलीस्ट। बिल्कुल। तो उनका ये माइंडसेट रहता है और हमारा माइंडसेट भी फिर वही डेवलप करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ आप रोज़ जा रहे हैं, रोज़ आप कोचिंग ले रहे हैं, रोज़ आप उनकी बातें सुन रहे हैं, फिर वो आपका इन्फ्लुएंस Effect ज़्यादा कर हो लेता जाता है, है। हाँ जी, बिल्कुल। इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है उनका। और दूसरा श्रेय मैं देना चाहूँगा अपने जो लाल पानी में मेरे सर रहे, मिस्टर प्रदीप ठाकुर सर, हिस्ट्री के लेक्चर थे वो मेरे, है अभी भी, और उनका एजुकेशन की तरफ मेरे को बहुत सपोर्ट है। वो अभी भी बोलते हैं आप कि अगर कहीं पे बाय एकेडमिकली कहीं पे आप कंफ्यूज्ड हो तो आप उसको अभी मुझे बता दो, मेरे साथ डिस्कस कर लो कि क्या करूं मैं आगे। अब क्योंकि एक्सपीरियंस है, लेक्चर है हिस्ट्री के, तो उनको एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि कब क्या चीज़ किसके लिए सही रहेगी। क्योंकि अब टीचर्स आपकी ना सिर्फ स्टडीज़ देखते हैं, आपका माइंडसेट भी चेक करते हैं। तो उनको जैसे मेरा माइंडसेट पता है, नॉट इवन प्रदीप सर बल्कि सारे टीचर्स जितने मेरे लाल पानी में हैं, प्रिंसिपल रहे और मेरे बाकी लेक्चर्स रहे, इकोनॉमिक्स हो चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटिकल हो, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। इनफैक्ट जैसे अब स्पोर्ट्स होते थे तो स्पोर्ट्स के टाइम ऑब्वियसली आप क्लासेस नहीं लगा पाते, तो टीचर्स का मुझे ऐसा सपोर्ट रहता था कि चलो अगर क्लासेस नहीं लगा पा रहा है तो अब मैं आपको कंटेंट अलग से प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो सभी टीचर्स का ऐसा था कि अगर क्लास नहीं लगी, क्लास मिस हो गई, तो मुझे शाम को कांटेक्ट करते थे या मुझे कंटेंट जो होता था स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड करवाते थे, या खुद कॉल करके पूछ लेते थे अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप हमसे मिलो। तो इस तरह से मुझे बहुत सपोर्ट रहा मेरे टीचर्स का। जी, जैसा आपने बताया कि आप वॉलीबॉल खेलते हैं, साथ ही में स्पोर्ट्स में इतना अच्छा आपने किया है, तो आप स्कूल से कहाँ तक खेले हैं? स्टेट खेले हैं, नेशनल खेले हैं, क्या कुछ? अभी जब मैं डीएवी स्कूल में पढ़ता था, डीएवी पब्लिक लक्कड़बाजार, मेरी 10th वहीं से ही है, उसी स्कूल से, तो वहाँ से मैंने स्टेट खेला था जो कि दारलाघाट में हुआ था। उसमें हमारी 3rd पोजीशन थी जो सेमीफाइनल्स में होती है। और अभी लाल पानी से जब मैं इंटर स्कूल खेला, वहाँ पे हमारा रनर अप प्राइज़ हमारे को मिला था इंटर स्कूल के टूर्नामेंट्स में। और अभी लाल पानी ने लास्ट ईयर जो समर फेस्टिवल के टाइम जो डीसी ऑफिस ने स्पोर्ट्स एसोसिएशन के थ्रू जो स्पोर्ट्स मैचेस करवाए थे, वो भी इंडोर स्टेडियम में करवाए थे। उसमें वॉलीबॉल में लाल पानी को फर्स्ट प्राइज़ मिला था और जूडो में भी हमारे मेडल्स आए थे, और बैडमिंटन में हमारा ब्रॉन्ज रहा शायद। और सब इस स्पोर्ट्स फील्ड में भी काफ़ी अच्छा रहा। बाकी इकोनॉमिक फील्ड क्या, उसमें एकेडमिकल फील्ड में भी बहुत अच्छा जो रिस्पांस था वो रहा हमारे स्कूल का। जी, जैसा आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए बाहर जाते हैं, स्कूल्स में भी करते हैं, रनिंग आप करते हैं, पर हम बहुत बार देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए तो हमें फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो ज़रूरी है, साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने एक्सेल करना है किसी में, आप गेम खेल रहे हैं उसमें भी आपको एक्सेल करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है मेंटल स्ट्रेंथ। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? मेंटल स्ट्रेंथ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काम रहना होगा। बिल्कुल। और घर पे जितना टाइम पेरेंट्स के साथ स्पेंड करो, क्योंकि आपको पेरेंट्स भी गाइड करते हैं कि कैसे आप मेंटली भी शांत रहे, नॉट इवन सबसे ज़्यादा वही गाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा वही, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करके एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होती है कि आप पेरेंट्स के साथ बैठ रहे हैं, चाहे वो जो मर्जी हो, चाहे आप एक्सपीरियंस गैदर करो, चाहे आप एजुकेशनली कुछ गैदर करो, चाहे आप स्पोर्ट्स फील्ड में कुछ भी गैदर करो, किसी भी उसमें पेरेंट्स के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करो तो मेंटली भी आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी मेंटली तो कभी मेडिटेशन हो गई, योगा हो गया। योगा वैसे एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चलता भी रहता है साथ साथ में। योगा हो गया, और मेरे लिए मेन तो यही है कि मेडिटेशन भले ही ना कर पाओ, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड ज़रूर करो, फिर उनकी गाइडेंस के अंडर फिर आगे आप जो भी काम होगा आपसे। आप क्या करते हैं? आप भी योगा करते हैं? योगा भी मैं करता हूँ, और अब जैसे कॉम्प्लेक्स आप जा रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, योगा आपका कंपलसरी है, उसमें आपको मेडिटेशन भी, ऑब्वियसली योगा कर रहे हैं तो मेडिटेशन होगी। और मैं ज़्यादा प्रेफर तो वही करता हूँ कि मैं पेरेंट्स के साथ कितना टाइम, पेरेंट्स नॉट इवन पेरेंट्स, पूरी फैमिली, चाहे अब मेरी जॉइंट फैमिली है तो सबके साथ किसी से कुछ एक्सपीरियंस गैदर किया, किसी से कुछ बात पता की, किसी से कुछ बात, तो इस चीज़ का आगे बहुत फ़र्क पड़ता है। और मेंटली भी आपको बहुत लाइट कर देती है ये चीज़ें, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस, ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ें कहीं शेयर नहीं कर सकते, पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो उस चीज़ को, तो फिर आपका एक होता है कि आप मेंटली भी लाइट हो गए और बाय हार्ट भी आप बहुत लाइट हो जाते हो कि यार चलो मेरे से अगर कुछ गलत काम भी हो, मैंने अपने पेरेंट्स को बता तो दिया एटलीस्ट। अब फिर वो आपको अब उस पर ऑब्वियसली करेक्ट तो करेंगी, अब आपको वैसे तो रहने नहीं देंगे कि चलो आपने कुछ गलत काम किया तो शाबाश, वो तो करेक्ट करेंगे उस चीज़ पे। तो फिर उस चीज़ से आपका एक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है।
अगर आप अच्छी सोसाइटी में रहना है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। आप किस तरह लोगों से बात कर रहे हैं, आपका किस तरह से लोगों से मिलने का प्रोसीजर है, क्या आपका एटीट्यूड रहता है दूसरों की तरफ, तो ये चीज़ जो है पेरेंट्स ही सिखाते हैं ऑब्वियसली। अब आपको बदतमीजी करना तो कोई सिखाएगा नहीं। बिल्कुल। तो वो चीज़ है, अगर आप खुद को भी कुछ आप गलत काम कर रहे हैं तो पेरेंट्स को अगर पता लगेगा, वो ऑब्वियसली आपको गाइड करते हैं उस चीज़ पे, तो उस चीज़ पे रहता है। जी पीयूष, जो अभी हमें देख रहे हैं बहुत सारे युवा आप ही की तरह हैं जो स्पोर्ट्स में भी अच्छा करना चाहते हैं, साथ ही में स्कूल में भी टॉप करना चाहते हैं, स्टडीज़ में भी अच्छा करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसे ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है? मैं सभी स्टूडेंट्स को और जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, चाहे स्टूडेंट है, सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को तो खास कर कि आप गलत रास्तों में मत पड़े, बैड कंपनी में तो बिल्कुल ना जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बिल्कुल। तो अगर कोई आपके साथ एक वो वैसी मछली है तो आप उसको या सुधारो या आप उससे खुद भी दूर हो सकते हैं। अगर आपको उसका कनेक्शन अच्छा नहीं है उसके साथ, कैजुअल मीटिंग है तो आप उसको रहने दे। अब अच्छा फ्रेंड होगा उसको आप ऑब्वियसली आप अच्छे रास्ते पे लगाएंगे। बिल्कुल। तो उसका भी रहता है। और जैसा कि आप कह रहे थे कि इसमें कि कैसी आपकी कंपनी रहनी चाहिए, कैसे कैसे आपको आगे कैरी आउट करना चाहिए, तो मतलब हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छी जो है वो अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही लाइफ में करेंगे। वैसे लोग तो सब अच्छे होते, किसी का पेरेंट्स किसी को गलत काम करना तो सिखाता नहीं, बट वो थोड़ा उसका फर्क पड़ता है आगे कंपनी का, तो उसके बिल्कुल पीयूष, आपने बहुत अच्छी बात बोली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।